हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर जो कि क्लास 6 का जियोग्राफी का है। ये लास्ट चैप्टर है, हमारा देश भारत। इसके बाद हम लोग जो है जियोग्राफी कंप्लीट करने के बाद फिर हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। क्लास 6 की मतलब पहले क्लास के सारे सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से चीजें जो है हमें क्लियर होती जाएंगी। तो ये क्लास 6 का जो है लास्ट चैप्टर है, हमारा भारत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यहाँ ग्राफ ये देखिए, यहाँ पे जो है अरब सागर इसके पश्चिम में है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और नीचे जो है ये बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में ये पूरा ये चीज जो है ये हिमालय है। तो ये हो गया भारत का जो है एक तरह से नक्शा हो गया है। अब आगे है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो ये अगर हम एक तरह से मान लें ये भारत का हमारे नक्शा हो गया, तो उत्तर में जो है ये उत्तर हो गया, ये लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी ये हो गया, ये कन्याकुमारी हो गया तक इसकी दूरी कितनी है, 32,000 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 29,100 किलोमीटर है। पूर्व में ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये एक मिनट, ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ पे कच्छ तक लेकर के इसकी दूरी कितनी है, 29 किलोमीटर है। आगे है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरीय मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूहों स्थान रूपों की विभिन्नता को दर्शाता है। मतलब भारत की जो स्थिति है कैसी है, यहाँ पे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, और मरुस्थल है, मैदानी भाग भी है, असमान पठार भी है। तो ये सभी मिल करके क्या विभिन्न प्रकार की विभिन्नता को दर्शाते हैं। जहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यहाँ पे मतलब भाषा और संस्कृति में तो भिन्नता है ही, ये सभी चीजें बताई जा रही हैं। इस भिन्नता से भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में देखी जाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पे जो कि हमारी परंपराओं में दिखता है, मतलब भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न तरीकों से त्योहारों को मनाने वाले लोग हैं, लेकिन इन सभी लोगों को मिला करके एक जो है एक तरह से लोग साथ में रहते हैं, मतलब अनेकता में भी एकता को दर्शाते हैं। यही चीज इसमें बताया है। और 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उसके अनुसार जो है कुल कितने करोड़ आबादी भारत की थी, तो 120 करोड़ थी। अभी क्या है, अभी भारत वर्तमान में जो है नंबर 1 की जनसंख्या पर है, चीन को भी पीछे कर चुका है। अब भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भाग को मुख्य भूमि विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। यहाँ पे बताया है कि कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग एकदम बीच से ऐसे गुजरती है, मतलब लगभग बीच से काटती है। जो कि कर्क रेखा कितना है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री। आगे है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इससे जो है 23.5 डिग्री वो गुजरती है, और देश के एकदम लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है।
दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच से है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में है। मतलब कि जैसे ये हो गई हमारी बनाते हैं तब चीजें जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये हो गया हमारा इंडिया। इस तरह से कुछ इसका मैं हो छोटा सा बनाते हैं। ये हो गया इंडिया, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। अब इसमें हमको दिखाना है तो ये कर्क रेखा जा रही है यहाँ से कुछ इस तरह से कर्क रेखा जा रही है और ये कितनी 23.5 डिग्री की है। ये भारत को लगभग 20 से काट रही है। भारत स्थित कहाँ है? तो भारत पहले तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इतना तो क्लियर है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के इसकी यहाँ तक आखिरी अक्षांश जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट का है। अब देशांतर की अगर बात करें तो भारत कितने देशांतर से स्टार्ट होता है? यहाँ इसका जो फर्स्ट देशांतर है वो कितना आएगा? फर्स्ट देशांतर जो है इसका 66, कलर चेंज कर लें तो क्लियर हो जाएगा। इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के लास्ट का इस साइड का जो पूर्व का देशांतर आएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ये इन देशांतरों के बीच में है। आगे है, अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटे तो भारत की स्थिति इस गोलार्ध तो किस गोलार्ध में होगी? पूरब और पश्चिम गोलार्ध में बांटेंगे तो भारत जो है जाहिर सी बात है पूर्वी गोलार्ध में होगा। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच की समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। अब जैसे कि देशांतर यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी जो लिया गया है देशांतर, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इसमें जो है टाइम 2 घंटे लगभग ज्यादा आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ अगर सुबह के 4 बजे हैं तो यहाँ सुबह के जो है 6-7 बजे रहे होंगे, क्योंकि टाइम का अंतर है देशांतर के कारण। तो इस टाइम अंतर को, जो कि मतलब यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो अंतर है, उसको खत्म करने के लिए एक मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा बनाई गई है, जिससे कि समय को मापा जाता है ताकि इधर का समय और पश्चिम का समय आपस में बराबर हो सके। तो वही चीजें हैं कि घंटे होगा, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब एक देशांतर का अगर अंतर हो गया इस देशांतर से इस देशांतर तक आने में 4 मिनट का अंतर लग जाएगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? तो 82.5 डिग्री इसको, या 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो है क्या है? एक मिनट, इसको 82.5 डिग्री जो है ये देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है। क्यों माना गया है? ताकि इससे जो है समयांतराल जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है उसे खत्म किया जा सके। और इसे क्या कहते हैं? इसे जो है भारत का मानवोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पाकिस्तान है, तिब्बत है, चीन है, नेपाल है और म्यांमार। 1 2 3 4 5 6, एक और
जो कि है श्रीलंका। ये 7 देश जो है भारत के क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं कि ये, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है कर्क रेखा गुजर रही है, ये डॉटेड लाइन जो है ये कर्क रेखा की है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं देख लेते हैं। गुजरात, ये हम लोग पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे। गुजरात 1 नंबर हो गया। राजस्थान, यहाँ से देखिए 2 नंबर राजस्थान से भी गुजर रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश 3 नंबर हो गया। मध्य प्रदेश से आगे आएंगे तो छत्तीसगढ़ 4 नंबर हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद फिर रांची झारखंड हो गया 5 नंबर पे। और 6 पे जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। 7 पे ये तो 6 हो गया। 7 पे जो है त्रिपुरा है। ये छोटा सा जो है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये वाला जो है हिस्सा ये त्रिपुरा हो जाएगा। और ये 9वां जो है मिजोरम हो जाएगा। ठीक, तो इन राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और भारत का मानक समय रेखा इसमें 80 है, 81, 82 नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, इसमें से कौन से देश जिनकी सीमा समुद्र, एक मिनट, इनमें से कौन से देश की सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के बीच की ये जो संधि है इसको पाक जल संधि कहेंगे। आगे है, पाक जल संधि से बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्य भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्य का निर्माण का आधार जो है कौन है, भाषा के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन, अब भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जलोढ़ निक्षेप क्या है ये जान लेते हैं। ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन से निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य रूप से किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदी क्या होती है कि एक मुख्य नदी की सहायता करती है। जैसे ये मुख्य, एक कोई मुख्य नदी जा रही है तो यहाँ से एक नदी आके इसमें मिल गई, एक नदी यहाँ से मिल गई, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो उसे हम कौन सी नदी कहेंगे, उसे हम सहायक नदी कहेंगे। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है कि नदी अपने साथ जो है काफी ज्यादा मात्रा में उपजाऊ मिट्टी वगैरह लेकर के आती है और लाके वहीं जमा करती है, तो उसी नई मिट्टी को ही हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब आते हैं भौगोलिक विभाजन पे, भौतिक विभाजन पे। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। दूसरी जो है मध्य हिमालय है या हिमाचल है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। अच्छा, इसमें बताया गया है शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है।
सबसे दक्षिण में जो श्रृंखला है उसका नाम है शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। आगे है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म, रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्राय द्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दक्षिण में जो भारत की आकृति कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार है। ठीक है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपूर्णा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या हिमाद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। मतलब पूर्व की ओर कौन कौन सी वहां नदियां बहती हैं? तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है तथा कावेरी है। इन सब नदियों का जो डायरेक्शन है कैसा है? पूर्व का है। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदर डेल्टा स्थित है। मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मुहाना है वहां पे आके डेल्टा मतलब वहां। तो अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है भौतिक विभाजन। मतलब भारत का भौतिक विभाजन कैसे हुआ है इसको जानेंगे। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ का ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। तो हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। उत्तर साइड में जैसे ये अगर हम मान लें कि भारत का नक्शा है कुछ इस तरह से मान ले कि भारत का अगर ये नक्शा है तो ये उत्तर में क्या है? उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत है। उत्तर में हिमालय हो गया। और हिमधन आलय जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले जो है उत्तर में सबसे पहली वाली ये जो उत्तर की सीरीज है जिसको बोलते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद दूसरी एक और जितने भी ऊंचे ऊंचे शिखर आते हैं सभी किस में आते हैं? इसी बृहद हिमालय या हिमाद्री में आते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में क्या होता है? मध्य हिमालय दूसरा वाला है। ये दूसरा जो एक तरह से पार्ट है ये मध्य हिमालय हो जाएगा, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में कौन स्थित है? तो मध्य हिमालय इसके दक्षिण में स्थित है। इसमें क्या है? बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं। पांचवी पहाड़ी स्थानों के अच्छा छोड़िए, आगे है शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। उसके बाद जो ये तीसरी श्रृंखला आती है ये शिवालिक होती है। ये सबसे दक्षिण की श्रृंखला है। आगे है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं।
नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म, रेतीला तथा रेतीला स्तर है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। मतलब कि भारत का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थली है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रेत है, गर्मी है, शुष्क मौसम है और यहाँ पे वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं। आगे है, उत्तरीय मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा एवं नीचा है। अभी भारत के पश्चिम ये उत्तर के बाद अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण एक प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार की है। इसकी धरातल काफी ऊंची और नीची यानी उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? तो अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। आगे है, विंध्य एवं सतपूर्णा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती हैं? तो ये दोनों जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता अधिक होती है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी सकरे हैं, जो कि पश्चिम का तटीय मैदान है वो काफी कैसा है? पतला है, सकरा है। पूर्वी तटीय मैदान, अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो सबसे पहले इसको इरेज कर दें। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। पूर्वी तटीय मैदान के साइड में पूर्व की दिशा में बहने वाली कई सारी नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी नदियां हैं। आगे है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब ये सभी नदियां किसमें आके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डालडा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदर वन डेल्टा स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे कौन सा वन स्थित है? तो सुंदर वन डेल्टा स्थित है। आगे ये सभी सुहाने के दृश्य। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रबाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में प्रभावित हुआ था। तो वर्ष 2024 की जो सुनामी आई थी उसमें कई चीजें प्रभावित हुई थी, जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है लगभग डूब चुका है। आगे है